हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 10 ध्वनि। सबसे पहले देखो, अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश पीरियड समाप्त हो गया है। दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने दस्तक की आवाज सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्राय पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके सबसे समीप कोई खिलाड़ी है। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क रखने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई दे पड़ती हैं। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की सूची बनाइए। अपने विद्यालय के एक संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है और ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। तो देखो, ये ध्वनि के कुछ यंत्र है, जैसे तबला हो गया, सितार हो गया, बांसुरी हो गया और हारमोनियम। अब देखो कि ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। विद्यालय की घंटी को जब बज बज ना रही हो तो उसको छूकर देखिए और आप कैसे अनुभव करते हैं। और जब वह ध्वनि उत्पन्न करती हैं तो उसे पुनः छूकर देखिए, क्या आप इसे कंपित होते हुए अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार के कुछ क्रियाकलाप दे रखे हैं, जिसमें क्रियाकलाप 1 में हमें क्या करना है, एक बर्तन को स्वतंत्रता रस्सी से लटका देना है, उसके ऊपर किसी लकड़ी के डंडे की सहायता से उस पर चोट करनी है, और जैसे उस पर चोट करोगे उसमें क्या है, कंपन उत्पन्न होगा, और कंपन के कारण क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी। इसी प्रकार देखो, क्रियाकलाप 2 में भी आपको क्या करना है, ज्योमेट्री बॉक्स पे एक रबड़ बैंड को बांध देना और बीच में उसको तनित रखने के लिए, ऊपर स्वतंत्र रखने के लिए तो पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं, और बीच में से जैसे हम खींच कर इसको छोड़ेंगे तो इस रबड़ बैंड में भी कंपन होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर और आगे पीछे की जो होने वाली गति को हम क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। तो देखो, अब कंपन क्या है। देखो, किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर और आगे पीछे होने वाली गति को हम क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को कशित करते हैं या बीच में खींच कर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है, और जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। अब देखो, क्रियाकलाप 3 में हमें क्या करना है, तो क्रियाकलाप 3 में हमें क्या करना है, एक थाली में पानी भर देना है और चम्मच की सहायता से इसके किनारे पर चोट या आघात उसको बजाना, और जैसे ही हम इस पे चोट करते हैं तो इसके पानी में क्या है, लहरें दिखाई देती है। तो इस प्रकार इसमें क्या है, इस प्रकार हमने देखा कि कंपायनमान वस्तु क्या है, ध्वनि उत्पन्न करती है, और कुछ स्थितियों में ये क्या है, कंपन हमें आसानी से दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में क्या है, इनमें क्या आयाम है, वो इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार क्रियाकलाप 10.4 में क्या है, एक नारियल का खोखला खोल लीजिए और उसमें एक क्या है, वाद्य यंत्र, एक तारा बनाइए, और इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसके कंपायनमान भाग को पहचानिए। इसमें देखो, एक तारे में क्या, एक तार होता है और एक इसमें नारियल का जो कठोर भाग है उसको काट के लेना है, और फिर एक इसकी बजाने के लिए ऊपर हम इस दूसरे भाग या तार की सहायता से, लकड़ी की सहायता से जैसे इसको हम बजाएंगे तो इसमें भी क्या है, ध्वनि उत्पन्न होगी। तो इसमें देखो, सुपरिचित वाद्य यंत्र की एक सूची बनाइए और उसमें कौन सा भाग गो को पहचानिए जो क्या है, कंपायनमान है। इसका उदाहरण आप सारणी में 10.1 में दिए गए विशेष सारणी को पूरा करना है। तो इसमें जो कंपायनमान होगा वो कौन सा होगा, ये जो तनित तार है, इसमें क्या है, कंपन उत्पन्न होगा और जिससे ध्वनि बनती है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कुछ वाद्य यंत्रों का या नाम लिख सकते हैं और उनमें कौन सा भाग कंपायनमान होता है या ध्वनि उत्पन्न करता है। तो देखो, सबसे पहला इसमें दे रखा है वीणा। वीणा की जो तनित क्या होती है, तार होती है या डोरी होती है, वो क्या है, ध्वनि उत्पन्न करती है। इसी प्रकार तबला, तबले में क्या होता है, तनित झिल्ली है उसके द्वारा। इसी प्रकार सितार है, सितार में भी क्या है, तनित तार की सहायता से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जो बांसुरी है उसमें जो वायु स्तंभ है उसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार के अन्य वाद्य यंत्रों का यहाँ नाम लिखना है और उसका कौन सा भाग है जो इसमें देखो, संभवतः आपने मंजीरा है जिसे झांझ कहते हैं, घटम है तथा नूट है जो मिट्टी के बर्तन है, और खड़ताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्य हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? आप ही एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। ये जो वाद्य यंत्र है वो कौन, घटम है जो घड़े के आकार का होता है, ये मंजीरा होता है। तो इसी प्रकार देखो, अब आगे देखो कि जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है, और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुन सकते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मर्दगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की ही आवाज नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज सुनते हैं। अब देखो, मनुष्यों के मानव द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कैसे होती है। तो देखो, कुछ समय तक जोर से बोलने, गाना गाइए अथवा भोर की तरह गुंजन कीजिए। अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपन का अनुभव होता है? मानव में ध्वनि वाद्य यंत्र या कंठ लैरिक्स के द्वारा क्या है, उत्पन्न होती है।
अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उबार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का कुछ यह भाग वाग यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाग यंत्र या कंठ के आर पार दो वाग तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। ये जो भाग है उभरा हुआ, ये क्या कहलाता है? वाग यंत्र होता है, जिसको इस प्रकार का दिखाई देता है मनुष्य में। ठीक है, जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाग तंतु कंपित होते हैं, जिससे क्या ध्वनि उत्पन्न होती है। वाग तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाग तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाग ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणवत्ता उस वाग ध्वनि से भी भिन्न होती है। जब वाग तंतु ढीले होते हैं या मोटे होते हैं उसकी गुणवत्ता उस वाग ध्वनि से भिन्न होती है जब वाग तंतु ढीले और मोटे होते हैं। आइए देखें कि वाग तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। तो देखो, क्रियाकलाप 10.6 में हमें क्या करना है, दो स्ट्रिप कागज की पट्टियां लेनी है और उनके बीच को पकड़ के हाथ से जैसे ही हम उसमें फूंक मारते हैं तो उनके द्वारा कंपन उत्पन्न होता है जिसमें ध्वनि निकलती है। इसी प्रकार हमारे जो वाग तंतु है, जो लैरिक्स है, वो भी क्या है, उसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या दे रखा है कि पुरुषों के वाग तंतु की लंबाई कितनी होती है, लगभग 50 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर, और महिलाओं में जो लंबाई होती है लगभग 15 मिलीमीटर। तो बच्चों के वाग तंतु क्या छोटे होते हैं, यही कारण है कि पुरुष, महिला तथा बच्चों की वाग ध्वनियां भी क्या है, भिन्न भिन्न होती है। अब देखो, ध्वनि संचरण के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है। तो देखो, जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारते हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज सुन पाती है, और उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक धातु या कांच का गिलास लेना है, उसमें आपको क्या, अपना सेल फोन या टेलीफोन मोबाइल को डाल देना है, और उसमें जैसे ही आप उसका जो मुंह बंद कर देगो या उसमें से ध्वनि संचरण के लिए उसमें से क्या करोगे आप, जैसे ही हाथ से उसे ढक दोगे या वायु को निकाल दोगे तो उसमें जो ध्वनि है वो कम सुनाई देगी, और जैसे ही हम उसको खुला छोड़ते हैं तो उसमें हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो अब देखो क्या है, आपने सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा होने, कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है। वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते हो तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती है। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या है, कोई माध्यम चाहिए, और जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है, और निर्वात में क्या है, ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। क्या ध्वनि द्रवों में संचरित होती है, आइए ज्ञात करें। तो क्रियाकलाप 10.8 में क्या करना है, एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए, इसे क्या, स्वच्छ जल से भरिए, और एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए, और क्या, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इसे क्या करना है, घंटी को जल में हिलाइए। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की क्या दीवार को ना छुए, और अपने कान को ध्वनि जल की सतह पर क्या है, रखना है, और जब उसकी ध्वनि आपको सुनाई देती है तो उसका पता करना है। इसी प्रकार आइए आपको क्या करना है, याद करिए कि ध्वनि ठोसों में भी गमन करती है। अब द्रवों के बाद देखो, क्रियाकलाप 9 में क्या करना है, धातु को 1 मीटर की स्केल धातु की एक लंबी छड़ लीजिए और इसके एक सिरे को अपने कान के सटा दीजिए और अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे को खरोचने को कहिए, और ऐसे करने से क्या, उसमें क्या, हमें उसकी खरोचने की ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका मतलब है कि वस्तुएं ठोसों में भी द्रवों की तुलना जैसे ही ध्वनि उत्पन्न होती है या सुनाई देती है। इसी प्रकार आपको क्या करना, कान को लकड़ी या धातु की किसी मेज के एक सिरे पर रखना है और अपने मित्र को दूसरे सिरे से खरोचने के लिए कह सकते हैं इस क्रियाकलाप में, और इसी में भी हमें क्या है, ध्वनि सुनाई देती है। इसका मतलब लकड़ी में भी या धातु में भी क्या है, ध्वनि चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजन क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। अपने बनाए हुए खिलौना टेलीफोन को याद कीजिए, क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी गमन कर सकती है। तो इसके लिए आपको क्या है, एक खिलौने वाला टेलीफोन बनाना है। ठीक है, अब देखो, अब तक हमने सीखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं तथा यह किसी माध्यम से भी दिशा में संचरित हो सकती है। यह माध्यम ठोस, द्रव और गैस हो सकता है। तो इस ध्वनि को हम सुन सकते हैं। अब क्या करना है, अब हमें क्या है, ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। तो अब देखो, कान के बाहरी भाग की आकृति कैसी होती है, कीप के समान या फनल की जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नली से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानी झिल्ली होती है, इसे कर्णपटह कहते हैं। और यह ये क्या है, महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कि कर्णपटह क्या कार्य करता है, आइए टीन के डिब्बे को एक कर्णपटह बनाएं। क्रियाकलाप में 10 में हमें क्या करना है, इसके एक प्लास्टिक या टीन का डिब्बा लेना और उसके दोनों सिरे काट लेने हैं, और उसके बाद एक सिरे पर हम क्या, रबड़ के गुब्बारे को तानी, और दूसरे क्या, एक गुब्बारे को छल्ले से कस दीजिए, और तानित रबड़ के ऊपर क्या है, सूखे अन्न या थर्माकोल की 4 या 5 दाने रखिए, और अपने मित्र को इस डिब्बे की क्या करना है, खुले सिरे पर क्या है, उरे उरे करके बोलना है, और देखिए इसके अंकरण का क्या होता है, और अंकरण के दाने के ऊपर नीचे क्यों उछल पाते हैं। तो इस प्रकार ही हमारे क्या, जो कण पटल कान के अंदर की संरचना है जो कार्य करती है। तो इसका चित्र भी ये दे रखा है, जो ये बाहरी भाग है जो फनल के समान है, और अन्य जो ये है कर्ण पटल जो झिल्ली है, और इसके पीछे क्या है, आगे की भाग जो दिखाया गया है। तो ये जो संपूर्ण मानव कान की आंतरिक संरचना का चित्र। तो अब देखो, कर्णपटह एक तानी रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। कर्णपटह कंपनों को आंतर कर्ण इनर ईयर तक भेज देता है, और वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिए जाते हैं। इस प्रकार हम ध्वनि को सुन सकते हैं। अब देखो, कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर कंपन गति करना कंपन कहलाता है, और इस गति को हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। तो देखो कि किसी
वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है, और इस कंपन को हम क्या कहते हैं, कंपन को ही दोलन कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति अथवा इसके आवर्तकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखो, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, तो हम इन दोनों संख्या को हम क्या कहते हैं, संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति को किससे मापा जाता है, हर्ट्ज से मापा जाता है। इसको संकेत के रूप में एच जेड के रूप में लेते हैं, और एक एच जेड बराबर आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरा करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। यह कैसे संभव हो पाता है, इसके लिए यह आवश्यक है कि ये ध्वनियां भिन्न प्रकार की हो। क्या आपने कभी सोचा कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं। आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या हम ध्वनियों में उनके आयामों अथवा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं। प्रबलता तथा तारत्व क्या होता है, इसके लिए आप देखो कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों आयाम के वर्ग के समानुपाती है। उदाहरण के लिए यदि आयाम दुगुना हो जाए तो प्रबलता क्या हो जाएगी, 4 गुना में बढ़ जाएगी। प्रबलता को डेसिबल द्वारा, प्रबलता को डेसिबल डीबी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। निम्न सारणी में कुछ स्रोत आने वाली ध्वनियों की प्रबलता का कुछ बोध दे रखा है। जैसे सामान्य श्वसन की दर होती है वो कितनी होती है, 10 डेसिबल के बराबर। मंद फुसफुसाहट जो बातचीत है वो 30 डेसिबल। सामान्य जो बातचीत होती है वो 60 डेसिबल। और वॉइस जो जाता है वो कितनी होती है, 70 डेसिबल। और औसत जो फैक्ट्रियों के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो 80 डेसिबल। और 80 डेसिबल से अधिक की प्रबल शोर व्यक्ति शरीर के लिए क्या कष्टदायक होता है। अब देखो, ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम ध्वनि अधिक होता है तो क्या होता है, इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि मंद होती है। अब देखो, किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए, क्या इनमें कुछ अंतर है। चाहे दोनों ध्वनियां समान रूप से प्रबल हो फिर भी क्या उनमें कुछ भिन्नता है। आइए देखें कि ये किस प्रकार भिन्न है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि का तारत्व क्या है, कम है। इसके लिए आप दो प्रकार के क्रियाकलाप देख रखे हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है ड्रम के द्वारा निकलने वाली ध्वनि और विशल द्वारा, सीटी द्वारा निकलने वाली ध्वनि का तारत्व। अब देखो, उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए इसका जो तारत्व की ध्वनि उत्पन्न है वो कम होती है। दूसरी ओर जो सीटी की आवृत्ति है वो अधिक होती है और इसकी तारत्व की ध्वनि अधिक उत्पन्न होती है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है। तथापि शेर की दहाड़ क्या अत्यधिक प्रबल है, जबकि पक्षी की ध्वनि क्या है, दुर्बल होती है। आप दिन प्रतिदिन बच्चे तथा वयस्क की आवाज सुनते हैं, क्या आप अपनी आवाजों में कोई अंतर पाते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज की आवृत्ति वयस्क की आवाज की आवृत्ति से अधिक है। सामान्यतः एक महिला की आवाज किसी पुरुष की अपेक्षा क्या है, अधिक आवृत्ति की अथवा अधिक तीक्ष्ण होती है। अब देखो, सर्व्य तथा असर्व्य ध्वनि क्या है। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायनमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम किसी कंपायनमान वस्तु की ध्वनियां सुनते हैं, तथा यह किस लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान सुन नहीं सकता। यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान द्वारा सूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियां को हम असर्व्य ध्वनियां कहते हैं। उधर लगभग 20,000 हर्ट्ज कंपन प्रति सेकंड, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की कम ध्वनियां की भी मानव कान द्वारा सुनी नहीं जा सकती। देखो, कुछ जंतु क्या 20,000 से अधिक की ध्वनि क्या है, आवृत्ति ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्ते में यह क्षमता है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं, जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाते। जाने माने पराशरीय ध्वनियां अल्ट्रासाउंड उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं, 20 किलो से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। अतः मानव कानों के लिए सर्वे की आवृत्ति का परास रेंज लगभग 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। इसका अर्थ है कि हम केवल 20 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से 20 की आवृत्ति वाली ध्वनियां ही सुन सकते हैं। शोर तथा संगीत, हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद है, क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाती है। कुछ ध्वनियां आपको सुखद लगती हैं जबकि कुछ अन्य अच्छी नहीं लगती। मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में कोई निर्माण कार्य चल रहा है, क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियां सुखद होती है। क्या आपको बसों ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियां अच्छी लगती है। इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोलते हैं तो उत्पन्न होने वाली ध्वनियां को क्या कहेंगे। दूसरी ओर आप वाद्य यंत्र की ध्वनियों का आनंद लेते हैं। सुस्वर ध्वनि वो है जो कानों को सुखद लगती है और सुस्वर ध्वनि कहलाती है। जैसे हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनियां सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि क्या सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी ये क्या संगीत होगा। अब देखो, ध्वनि प्रदूषण। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं। वायु में अवांछित कणों तथा गैसों और गणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण है वाहनों की ध्वनियां, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउड स्पीकर घर में कोने से स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। ऊंची आवाज में चलाए गए टेलीविजन तथा ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, एप्लीकेशन और कुछ कूलर, वातानुकूलित एसी सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी। अब देखो, ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां हैं। क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। अनिद्रा, अति तनाव, उच्च तारत्व, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण के उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति भी सुन
करने की जो क्षमता है अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोत पर नियंत्रण करना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है? इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में अ, रव सामग्री युक्त या साइलेंसर लगाने चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों में से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविजन तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषक के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनि आवाज तक ना पहुंच पाए। आप देखो श्रवण शक्ति क्या होती है? पूर्णतया श्रवण शक्ति जो कि विरले ही होती है, प्राय जन्म से ही होती है। आंशिक अशक्तता डिसेबिलिटी सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा, संकेत भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। औद्योगिक प्रौद्योगिकियों ने श्रवण शक्ति व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन में वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। अब देखो इस पाठ में हमने क्या सीखा, तो देखो ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। वाक मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी माध्यम, गैस, द्रव या ठोस में संचरित होती है। यह निर्वात में भी संचरित नहीं हो सकती। कर्ण पटल ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं और इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेजते हैं, और इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलन कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है, ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है, ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है। अत्यधिक या अवांछित ध्वनि उत्पन्न प्रदूषण करती है। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न कर सकता है। ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे अथवा अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसी के साथ हमारे अभ्यास प्रश्न 10 ध्वनि के अभ्यास चैप्टर समाप्त हो गया। अगले वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।